अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज मुल्क भर में जो गुज़िश्ता 3 रोज से कोरोना की तादाद है वो तेजी से बढ़ के सामने आई है। मजमूई तादाद चीन से ज्यादा तजावुज कर गई है। इस वक्त पाकिस्तान का नंबर जो है वो 3,887 नए केसेस के साथ, जिसमें 65 अमवात भी शामिल हैं, तजावुज करके 90,602 हो चुका है और अमवात टोटल जो है वो 1,878 है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है मुल्क में कोरोना की, जो कि सख्त तरीन मुश्किल हालात इस वक्त पाकिस्तान देख रहा है हर एतबार से, मुआशी एतबार से भी, और जो इस पेंडेमिक की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने आज जो है वो एक खिताब किया, बात की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 से मुताल्लिक बताया कि टाइगर फोर्स जो बनाई है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। वो टिड्डी दिल हो, माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस शजरकारी मुहिम हो, इसके अलावा जो हॉटस्पॉट्स बंद किए जाएंगे, जब अगर हालात ज्यादा खराब हुए, जिन जिन जगहों को बंद किया जाएगा वहां पर भी जाकर काम करेंगे। उन्होंने कहा 8 खरब रुपए की कमी आएगी टैक्स रेवेन्यू में, कहा सारा मुल्क बंद नहीं कर सकते, मुश्किलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ज़ाहिर है अब इजलास भी हो रहे हैं, और पार्लियामेंटेरियंस भी हमारे अनफॉर्चुनेटली MPAs MNAs मुल्क के जो हैं वो कोरोना का शिकार हुए हैं, उनकी डेथ हुई है, जिसमें 4 अरकान असम्बली जो हैं PTI के रुकन असम्बली मियाँ जमशेद साहब, जमियत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुनीर और अगजई साहब, JUAF के रहनुमा इम्तियाज़ कमर साहब, सिंध के वजीर थे गुलाम मुर्तज़ा बलोच साहब, और साबिक गवर्नर और रुकन असम्बली थे सैयद फजल आगा, इनका इंतकाल हुआ। रुकने पंजाब असम्बली शाहीन रजा। तो ये नाम हमारे सामने, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन सेशंस भी जारी हैं और कुछ कंसर्न्स भी जारी हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और स्टील मिल का मामला जो है सामने आ गया है, हुकूमत के लिए ये एक ज़ाहिर चैलेंज भी है। 9,000 से ज़ायद मुलाजमीन को जो है गोल्डन हैंडशेक दे दिया गया है, उस पर भी काफ़ी लेदे हो रही है, डिस्कशन हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। इस पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद होंगी ज़रताज गुल साहिबा, वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ज़रताज साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अताउल्लाह तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है, तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, शर्मिला साहब आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हसनैन मिर्जा साहब रुकन सिंध असम्बली हैं GDA के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं आप सबकी इजाजत से जरा तारड़ साहब से शुरू करूंगा, क्योंकि अभी उन्होंने आज ही उनके रिजल्ट जो हैं वो नेगेटिव आए हैं, रिजल्ट नेगेटिव आया है उनके कोरोना का। अता साहब माशाल्लाह, आप मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जो है वो सेहतियाब हो गए हैं इससे, लेकिन जरा बताएंगे कि क्या सिचुएशन रही है सारे पीरियड में आपकी, और जो है वो अब कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया बासी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आज मेरा 14वां दिन था क्वारंटाइन का, और 2 नेगेटिव टेस्ट आने के बाद मैंने आज आइसोलेशन खत्म की है और मैं काम जो है अपना जो रोज का है उस पर वापस आया हूँ। एक तो ऑब्वियसली सिम्टम्स रहते हैं इसमें, हाई फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन, बॉडी एक्स वगैरह जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं उससे इंसान गुजरता है। मगर इसमें बहुत लर्निंग हुई, और लर्निंग इस तरीके से हुई कि इसको काउंटर किस तरह करना है, इसमें कौन सी अलामात जो हैं वो खतरे की निशानी है, अस्पताल कब जाना है, डॉक्टर से कब रुजू करना है, और क्या क्या इसमें अद्वियात का इस्तेमाल करना है और किन चीज़ों से परहेज करना है, इस पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई ठीक तरीके से अवेयरनेस सामने नहीं आ सकी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी डिवाइस है ऑक्सीमीटर, जो आपकी उंगली पे लगती है और वो आपका पल्स और जो आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल है, जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है, वो मेजर करती है। अब डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो प्रोफेसर साहिबान हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हो, वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हॉस्पिटल सिर्फ तब जाया जाए जब आपकी सैचुरेशन 92 से नीचे जाए, यानी फेफड़ों में जो ऑक्सीजन का लेवल है अगर वो 92 और 98 के दरमियान है तो ठीक है, अगर उससे नीचे जाता है तो फिर प्रॉब्लम है। मेरे से बड़ी इसमें जो मेरे ज़हन में बात आती है और जो मुझे परेशान भी करती रही, वो ये रही कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास ऑक्सीमीटर तक की रसाई नहीं है, जो एक घर में 10-10, 12-12 अफराद मुकीम हैं, 20 अफराद मुकीम हैं, एक तो वो आइसोलेशन कैसे करते होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने अभी तक गवर्नमेंट ने कोई रैंडम टेस्टिंग या रैंडम सैंपलिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, या मेडिकल कैंप्स लगा के गली मोहल्लों में वार्ड की सतह पे, UC की सतह पे ऑक्सीमीटर से लोगों की फेफड़ों की सैचुरेशन चेक नहीं की, और लोगों को अभी तक नहीं पता कि हमने किन अलामात के जाहिर होने पर अस्पताल जाना है या नहीं जाना, तो वो लोग गुजारा किस तरह करते होंगे, और कितनी अमवात हैं जो सिर्फ आगाही ना होने की वजह से हो जाती होंगी और बेसरो सामानी
मेरा ख्याल है कोई डिस्कनेक्ट हुआ है उनकी तरफ से। जरताज साहिबा जरा क्विकली, क्योंकि एंटीबॉडीज की तो मुझे पता है कि परमिशन दे दी है, जाहिर हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्या कंफ्यूजन है अच्छा। वो फ्रॉम वेरी टॉप एमिनेट किया। पहले कहा गया ये फ्लू है, फिर कहा गया ये सिर्फ बूढ़ों और बीमार लोगों को होता है, फिर कहा गया ये गर्मी में मर जाएगा, फिर कहा गया अशराफिया ने लॉकडाउन करवा दिया, फिर कहा गया लॉकडाउन मेरी मर्जी का ना हुआ, फिर कहा गया आप अपने टाइम अपनी मदद करें, हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर सकती, कसूर लोगों का है। ओके, तो इस सारे मामलात के होते हुए मैं समझता हूं कि कोई एक मैकेनिज्म नहीं है कि लोगों को बताया जाए कि उन्होंने खुराक क्या लेनी है। उन्होंने अपने छोटी सी बात है ठीक, आपके लिए बेसिकली कोर कंसर्न इस वक्त ये है कि अवेयरनेस नहीं दी जा रही। हालांकि अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं बहुत सारी, लेकिन आप ये समझ रहे हैं वो स्पॉट ऑन नहीं है, जिससे एग्जैक्ट लोग किसी ने नहीं बताया। तो ये चीजें फिर सीखनी पड़ी, और एक आम आदमी जिस मुल्क का है, एक दिहाड़ीदार मजदूर है, उसको उस तक ये रसाई किस तरह होगी इंफॉर्मेशन की। और अभी तक मेडिकल कैंप्स क्यों नहीं लगे? लेकिन सर मेडिकल कैंप्स लगने का मतलब तो ये होगा ना कि आप क्राउड पुल करेंगे, और क्राउड अगर पुल करेंगे तो फिर तो यू कैन नॉट कंट्रोल दिस क्राउड, बिकॉज वो तो देयर विल बी अ ह्यूज नंबर। क्योंकि मेडिकल कैंप्स तो आप किसी यूसी में, किसी गांव देहात में करें तो वहां 1000, 2000, 4000 बंदा आ जाता है। बात जो डेली हो रही है उस हवाले से तो अभी तक अमल दरामद नहीं है। मास्क जो नहीं पहन रहा उसके खिलाफ क्या एक्ट हो रहा है, और जो टेक्नोलॉजी है कि टेक्नोलॉजी से पता लगता है। राइट सर, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं अवेयरनेस मजीद देने की जरूरत है ताकि लोग बच सकें इस सारे मामले में। जरताज साहिबा जरा एंटीबॉडीज टेस्ट के लिए भी जाहिर है परमिशन सुना है दे दी गई थी, उसका क्या स्टेटस है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपना टेस्ट भी कर सकें, या उनको जाहिर है जो डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे वो करवा सकें? इस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा, फिर मैंने जरा स्टील मिल वाला मसला भी डिस्कस करना है। थैंक यू अब्बास साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहली बात ये है कि जारी बात है दुनिया के अंदर जब से ये पेंडेमिक बीमारी आई है, इसका ये तो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और कोई रिस्क फ्री सोल्यूशन तो कोई दुनिया में नहीं है, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और पाकिस्तान की जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल हर रोज़ जो यूनिट है वो और एनसीसी दोनों ये तमाम उसके अंदर आर्म फोर्सेस, तमाम फेडरेशन के तमाम प्लानिंग मिनिस्टर और तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स और तमाम सूबों के हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर फॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट तकरीबन सारे के सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, और वो सब के सब उसके अंदर बैठते हैं और डेली ही ब्रीफिंग पूरे हुकूमत की पूरे पाकिस्तान के अंदर जाती हैं। और तकरीबन कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं वो भी तमाम लोगों को आगाही भी देते हैं और उनको ये अवेयरनेस भी देते हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ ताउन करना है, क्योंकि जारी बात है हुकूमत जो भी SOPs बनाए बगैर आवाम के 22 करोड़ आवाम को तो लाठी चार्ज के जरिए ज़बरदस्ती तो उनको नहीं क्वारंटाइन या आइसोलेट किया जा सकता है। आवाम की अवेयरनेस और शऊर के ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है। आई टोटली एग्री विद इट, क्योंकि अगर फर्ज कर रहे हैं गुर्बत की वजह से और डेली वेजेस की सोचने की वजह से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तो जो सारा फोकस है वो इसी पे है कि लोग भूख से ना मरे। और मैं हमेशा मैं आपके प्रोग्राम में कहती हूँ कि इसको सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट जो मेरे पास मौजूद है वो है भी यही कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन और जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के हैं वो कह चुके हैं कि 25 करोड़ आवाम जो है दुनिया के अंदर अमवात हो सकती हैं लॉकडाउन में या भूख और अफलास की वजह से मजीद अगर हमने मजीद बंद किया। और जहाँ पे WHO भी कह चुका हो कि ये पेंडेमिक के बजाय एंडेमिक में यूज हो सकती है, तो आप जी ठीक। इसमें एक नुक्ता ये है कि अब जाहिर है इस 2 पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, अलग अलग चल रहे हैं साइड बाय साइड। एक पार्टी ऑपोजिशन ये कहती थी आप बंद कर दें, सब बंद कर दें, ये फैल रहा है। गवर्नमेंट कहती थी नहीं, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते, ऑन एंड ऑफ ये रहेगा। अब हमें दिख भी रहा है सिलसिला, लेकिन क्या उसके जो रिक्वायर्ड आपको रिजल्ट्स चाहिए थे वो दोनों साइड्स ही नहीं ले पाई ना। वो एक कहते हैं जी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था तो हमें भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा सूबे में, दूसरी साइड आपकी है। आप लोग एक तरफ एक हफ्ता कहते हैं कि नहीं अब हम खोलेंगे, हॉटस्पॉट्स बंद होंगे, लेकिन जब नंबर तेजी से बढ़ने लगता है फिर बंद करने की बातें शुरू हो जाती हैं या बंद कर देते, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन बहरहाल होती है। बेशक अगर आपका स्टांस ये है कि ठीक है खोलना है, जो होता है देखा जाएगा, वो भी ठीक है, क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, सही है गलत, उस पर बहस हो सकती है। एक तरफ आप कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात, मैं जरा आपको सुनवाता हूं ये स्टील मिल से मुतालिक मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने क्या बात। स्टील मिल पे इमरान खान ने क्या कहा था
उनकी वीडियो मौजूद है या नहीं है? ये जो आज इस तरीके से, ये भी पिछली हुकूमत ने किया था। असद उमर ने क्या कहा था? उसने ये कहा था मैं हुकूमत के साथ नहीं खड़ा हूँगा, स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान ने ये कहा था कि ये अपनी मिलें फाउंड्रियां चला लेते हैं, ये मिलें हम चला के दिखाएंगे। अब क्यों नहीं चला के दिखा रहे? और अगर नहीं कर रहे तो कम से कम ये कहें कि हमने गलत उस वक्त कहा था, या तो उस वक्त गलत कहा था या आप गलत कह रहे। कोई एक बात तो माने ना, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और ये पिछली हुकूमतों को रो रहे हैं। अच्छा, अब आप 9,000 समथिंग बंदा आप स्टील मिल से निकालते हैं, प्राइवेट सेक्टर को आप कहते हैं कि जी आप इनको ना निकालें, हम आपको कर्जे देंगे आसान एक साथ पर, आप उनको पे कर सकते हैं, और दूसरा आप वहां से एम्प्लॉइज निकालते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता कि एक तरफ आप निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं आप ना निकालें? बस अब मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। पहला तो ये कि हुकूमत की दोनों ही प्रायोरिटी के कोरोना वायरस के SOPs का भी ख्याल करना है, लोगों से अपील भी करते हैं, और हम भूख से लोगों को मरने नहीं दे सकते। कोई रिस्क फ्री सोल्यूशन नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी के लोगों को भूख अफलास से भी बचाना है और लोगों को जो है वो SOPs पे अमल भी करवाना है, और मजीद पाकिस्तान जो है वो लॉकडाउन का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और अगर हम मजीद लॉकडाउन करें भी तो मुझे उसकी कोई लिमिट बता दी जाए कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, जब तक इसकी वैक्सीनेशन जो है वो नहीं आ जाती है, तो इसका क्या मतलब, इसका क्या आंसर है? और ऑलरेडी ही जहां पे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हो, तो वहां पे मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई ऐसा मजीद इसको मुल्क को लॉकडाउन कर ये पॉइंट आ गया। अब जहां तक आपने अब जहां तक आपने स्टील मिल की बात की, मैं सिर्फ 2-3 फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं, फिर मैं बाद में मुशाहिदुल्लाह साहब के ऊपर कमेंट करती हूँ। पहले तो ये कि स्टील मिल जो है वो 5 सालों से बंद पड़ी है, और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो है इसमें कहा था कि लॉस हो रहे हैं, और PMLN के दौरे हुकूमत में ये बंद हो गई। 5 साल से स्टील मिल जो है वो बंद पड़ी है। 55 अरब रुपए जो है बंद मिल के मुलाजमीन को देने होते हैं, और 70 करोड़ माहाना जो है वो एक्सपेंडिचर होता है। तो आप मुझे एक बताएं कि इस तरह के व्हाइट एलिफेंट जिसके अंदर 55 अरब रुपए बंद एक मिल को देने पड़े होते हैं, 5 साल जो है वो मिल बंद हो, खसारे में गई हुई, और वो हमने बंद नहीं को PMLN ने बंद की हो, और वहां पे 70 करोड़ रुपए माहाना हम एक्सपेंडिचर देने हो, तो उसका क्या सोल्यूशन है? अगर आज मुशाहिदुल्लाह साहब या आपके जो PMLN के स्पोक्स पर्सन आपके प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि अपने पिछले 10 साल के दौरे हुकूमत में कौन सा इदारा प्रॉफिट में छोड़ के गए हैं, तो आज तो सेनेट के अंदर जवाब ये देना चाहिए था कि एटलीस्ट PTI की हुकूमत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही है, और जो जितने मुलाजमीन को निकाल रही है उनको जो है वो गोल्डन हैंडशेक और 27 लाख का जो है वो एक पूरा पैकेज भी दे रही है। आपने क्या किया? तो मैं जरा 2-3 सवाल ये इनसे कर लूं कि 10 साल में, एक सेकेंड अब्बास साहब, 10 साल में PMLN की हुकूमत थी, 40,000 अरब का बजट जो है वो शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल किया। इस दौरान हमजा शहबाज और सलमान शहबाज जो है वो पूरा बिजनेस भी करते रहे। नैब आपसे कहती कि 97% आपके जायदाद में जो है या एसेट्स बियॉन्ड मींस आपके आए और आपके जायदाद में इजाफा हुआ। आपके पास वो मनी ट्रेल क्या है? और इसके अलावा शहबाज शरीफ और उनकी पूरी फैमिली के ऊपर $26 मिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम है। तो आज अगर ये मुशाहिदुल्लाह साहब सेनेट के अंदर खड़े होकर मुलाजमीन के साथ साथ ये भी बता देते कि ये पाकिस्तान में TTs का कारोबार, $26 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग, 10 साल में 40 अरब आपके पॉइंट्स का जवाब मैं ले लेता हूं, तो उसका भी जवाब दे, इसका जवाब तारड़ साहब दे देंगे आपको। लेकिन मैं इस वक्त स्टील मिल स्पेसिफिक डिस्कशन कर रहा था ताकि वो ज्यादा डिविएट ना हो टॉपिक, लेकिन फिर भी ये जवाब तारड़ साहब को बाद में दे देंगे। शर्मिला साहिबा, PTI की गवर्नमेंट ठीक कर रही है कि अब गोल्डन हैंडशेक देके कि एक बर्डन है, व्हाइट एलिफेंट है, कैसे वो करें? और फिर सबसे बड़ी बात यह कि आपकी जो माजी की दोनों हुकूमतें थी वो स्टील मिल के लिए ऐसा क्या कर सकी थी कि आज आप PTI को ये ब्लेम करें कि जी इनसे नहीं संभल रहा या नहीं चल रहा? जी शुक्रिया बासी साहब। देखिए, PTI की हुकूमत ने एक वादा किया था कंटेनर पे चढ़ के, और ये वादा था कि वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे। जिस वक्त इमरान खान साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे और असद उमर साहब कह रहे थे कि मैं PM स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँ, उस वक्त उनको मालूम था कि स्टील मिल बंद है, उस वक्त उनको मालूम था कि स्टील मिल खसारे के अंदर है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये अंदिया उठाया था कि जी हम आएंगे, मैनेजमेंट चेंज करेंगे, नया बोर्ड लेकर आएंगे, प्रोफेशनल लोग लगाएंगे, इसको रिवाइव करेंगे। उस वक्त कह देते कि जब हम आएंगे ये तो खसारे में है, ये बंद हो रही है, ये सफेद हाथी है, हम आप लोगों को गोल्डन हैंडशेक देके घर बिठा देंगे। ये कहना चाहिए था। कौम से झूठ नहीं बोलनी चाहिए, लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए।
अब आ जाते हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। दिसंबर 2019 और जनवरी 2020, ठीक है, सॉरी, जनवरी 2019 और जनवरी 2020 के दरमियान ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स हैं, मैं अपने घर से नहीं लेकर आई हूँ। 10 लाख लोग इस दौरे हुकूमत में सिर्फ 12 महीने में अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे, बेरोजगार हो गए, और ये प्री कोविड टाइम में, ये अभी कोरोना नहीं आया था। इसी तरीके से पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ये आदाद शुमार हैं कि इन 12 महीनों में 80 लाख लोग, 8 मिलियन पीपल, 80 लाख लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे गए, ठीक है। तो 80 लाख वो, 10 लाख वो, और अब 10,000 मुलाजमी, 1 करोड़ लोगों को जिनको नौकरी देने का वादा किया था, 1 करोड़ लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, बेरोजगार कर दिया। ये रहे इनके वादे। ठीक है, आपका पॉइंट बेसिकली ये है कि अगर कोरोना नहीं भी आता, कोरोना ना भी आता, तो भी इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से स्टील मिल को बंद करना था या एम्प्लॉइज को निकालना था। और जाहिर है ऑब्वियसली अब तो -1.5 ग्रोथ होगी फॉर नेक्स्ट ईयर, -1.5 ग्रोथ होगी, लेकिन ये प्री कोविड टाइम में भी इनकी 1.3 जो थी वो इनकी ग्रोथ रेट था। उससे पहले कौन से मईशत जो है वो अमेरिका के बराबर या यूरोपियन ममालिक के बराबर पहुंच गई थी। उससे पहले भी आपकी मईशत 1.3 पे सिसक रही थी। ठीक, लेकिन एक जरा मुझे ये बता दें, चले ये इनसे इस सवाल का जवाब लेंगे, जाहिर है ग्रोथ वाला मसला एक तरफ कर दें तो स्टील मिल पे भी बहुत सारे सवाल इनसे बनते हैं। मगर मुझे ये बताएं कि ये बात तो ठीक है ना, चाहे PIA हो, रेलवे हो, स्टील मिल हो, ये अरबों रुपए का खसारा देते हैं मुल्क को। आज तो बल्कि स्टेट मिनिस्टर अपना मिनिस्टर हमाद अजहर साहब ये कह भी गए कि मैं जरा आपको सुनवाता हूं, क्योंकि वो तो ये भी कह गए अपने बजट से ज्यादा जो है वो इनका खर्चा हो जाता है। आप ये तो सोचना पड़ेगा ना, इसका कोई सोल्यूशन अगर पहले नहीं निकला तो अब कैसे निकल सकता है। अब अगर जाहिर है आप ये जरूर कहेंगे कि माजी में ये दावे करते रहे, लेकिन अब दावों से हटकर ये भी तो देखना होगा ना मुल्क किस तरह आगे चलाना है। जरा सुनवाते हैं आपको क्या बात की। हुकूमत इस बंद इदारे को 5.5 साल से उन मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रही है और 35 अरब रुपए की तनख्वाहें दे चुकी है। 20 अरब रुपए के रिटायरमेंट ड्यूज इकट्ठे कर चुकी है। 2008 से अब तक तकरीबन 90 अरब रुपए के बेल आउट्स दे चुकी है। 35 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाह का खर्चा है। 200 जब हमारी हुकूमत आई तो 211 अरब रुपए का कर्जा इस पे इकट्ठा हो चुका था। 176 अरब रुपए के जब हमारी हुकूमत आई तो इसके ऊपर नुकसानात अक्यूमुलेट हो चुके थे। ऑपरेटर नहीं बनना चाहते हम, ओनर एंड पॉलिसी मेकर बनना चाहते हैं, और ऑपरेशन के लिए हम प्राइवेट इन्वेस्टर की शराकतदारी चाहते हैं। 9,000 के करीब एम्प्लॉइज हैं, उनमें पहले फेज में 8,500 को हम उनका एक सेवरेंस पैकेज देना चाह रहे हैं। शर्मिला साहब, अगर आप थोड़ा शॉर्ट ब्रीफ मुझे बता सकें कि वो तो अपना बता रहे हैं हमारे लिए मसाइल हैं, वो हल तो माजी की हुकूमतें भी नहीं दे सकी ना स्टील मिल को निकालने का। देखिए बात यह है कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ वैसे ही इतने सारे जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे, हाँ, राइट साइजिंग कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट ला सकते हैं, एक किक स्टार्ट पैकेज दे सकते हैं, रिवाइवल पैकेज दे सकते हैं, और उसको एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरटर्न कर सकते हैं। कोशिश तो करें ना, कोशिश तो करें। आप लोगों ने क्या कोशिश की थी 5 साल में? कोशिश की थी, हमने कोशिश जरूर की थी। उस जमाने के अंदर बहुत सारे इश्यूज आ गए। 2012 में तो चीफ जस्टिस ने भी इसका नोटिस ले लिया था। चीफ जस्टिस साहब थे, वो भी आ गए। उसके बाद जब हमारी हुकूमत चली गई, नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा था कि जी मैं इश्तिहार दूंगा, प्रोफेशनल बोर्ड लगाऊंगा, अपना करूंगा। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, नथिंग हैपेंड। देखिए हमारे यहाँ ये जो एसेट्स होते हैं ना, एक मुल्क के जो एसेट्स होते हैं, इनको बेच बचा के फारिग करना ये इसका हल नहीं होता है। इसका हल ये होता है कि आप इनको रिवाइव करें, आप एक स्ट्रेटजी बनाएं। तो रिवाइवल में फिर आपकी गवर्नमेंट, रिवाइवल में PMLN की गवर्नमेंट और अब PTI जो हाथ उठा बैठी है उसके ऊपर से कि जी हम ऑपरेटर का किरदार नहीं अदा कर सकते, हम एक ओनर के तौर पे देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही होती रही ना सारे प्रोसेस में। और लोग जो है वो 5, ठीक है बर्डन तो है, 55 अरब रुपए अगर दिए गए 5 साल में तो ह्यूज अमाउंट बैठे। तारड़ साहब, तो अब्बासी साहब, इस तरीके से तो PIA भी खसारे के अंदर है। जी बिल्कुल, PIA को जिस वक्त PMLN की गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना चाह रही थी तो आपने रेजिस्ट किया, आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी पार्टी ने रेजिस्ट किया, पीपल्स पार्टी ने। पूरे पाकिस्तान में हर
चीज भेज देंगे ना अब्बासी साहब, इस तो पीआई भी भेज दो, पीआई के होटल भी भेज दो। मगर एक बात है ना, लेकिन शर्मिला साहबा, ना आप ठीक कर सके, ना वो कर सके, और ना आप ये कर सके, तो मुल्क का इदारा तो वहीं का वहीं खड़ा है ना। मैं जरा तारड़ साहब, हल क्या है भाई, आप प्राइवेटाइज करने जा रहे थे पीआईए को, तो पीपल्स पार्टी ने रेजिस्टेंस की, और पीटीआई का भी दरमियाना सा उसमें स्टांस था कि पहले बेहतर कर लें तो फिर उसके बाद देखी जाएगी। तो इसका मतलब ये कि चलता आप लोगों से है नहीं, लेकिन सियासत आप सारे करते हैं मुल्की इदारों के ऊपर। की बात यह है कि हमारे दौर में हमें बड़े इश्यूज फेस हुए विद रिगार्ड टू जो यूनियंस हैं आपकी। ओके, ठीक ठीक। जरताज साहब, उनका फिर मेरे ख्याल में कोई ऑडियो का इशू हो गया। अब ये बताएं कि जी ये इश्यूज आपके हम अपनी जगह देख रहे हैं, लेकिन ये भी तो एडमिशन करना पड़ेगा ना कि फिर 2 साल आपकी हुकूमत को भी हो गए हैं, तो आपकी हुकूमत जो है वो उस 1.5-2 साल के अंदर सोल्यूशन कोई नहीं ला सकी इसका। अब जाहिर है क्राइसिस आ गया तो फैसला कर रहे हैं इस किस्म का कोई टॉप मैनेजमेंट। क्राइसिस तो जारी बात है, देखिए आदिल, पिछली हुकूमतों ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, और अभी भी आप देख रहे हैं कि तमाम नेशनल इश्यूज के ऊपर सिर्फ पॉलिटिक्स ही करती है। और हमारे गवर्नमेंट, अभी आपने पूरे हमाद अजहर का आपको क्लिप सुनवाया, मैंने भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं। जो व्हाइट एलिफेंट है, जो 55 अरब के लॉस कर चुकी हों, और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है उसको खसारा डिक्लेयर करके और बंद कर चुकी है, और उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट 2 साल के बाद उसका सोल्यूशन निकाल रही है, तो उसको तो इनको वेलकम करना चाहिए। इन्होंने अपने टाइम पे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली ना। ये क्या सोल्यूशन है जरताज? आप तो ये कहते थे कि हम इसको इतना बेहतर कर देंगे कि आप जो है वो अगर देनी। मैं जरा असद उमर साहब की गुफ्तगू सुनवाता हूं आपको, फिर आता हूं आपके बाद दोबारा। हमारा वादा यह है कि स्टील मिल को दोबारा चलाकर दिखाएंगे, रियासत के इख्तियार से चलाकर दिखाएंगे। आपका दावा यह है कि निजकारी करके दिखाएंगे। ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, साल के बाद निकाल कर देखेंगे कि किसका वादा पूरा हुआ। किसका वादा पूरा हुआ जरताज जी? देखिए, हम लोग स्टील मिल को, हमाद अजहर ने आपको बताया है और मैं भी आपको बता रही हूँ, 15 के करीब पार्टियां इसमें इंटरेस्टेड हैं। हम इसको बोझ नहीं बनने दे रहे हैं। 5 साल से बंद पड़ी है। पीपल्स पार्टी के दौर में लॉसेज हुए, पीएमएलएन ने बिल्कुल बंद कर दी। या तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि पीएमएलएन की तरह इस तरह के हम मंसूबे चलाएं कि 300 अरब की जो है वो हम लोग ऑरेंज ट्रेन चलाएं और 1100 अरब की उसके ऊपर सालाना सब्सिडी दे दें, तो फिर तो ठीक है, इस बात को मान लें। हम ये नहीं चाहते। देखिए, मुझे जरताज ये बताएं कि मुझे पीएमएलएन में, पीटीआई में और पीपल्स पार्टी में मैं फर्क किस तरीके से करूं? क्योंकि पीटीआई ये कहती है हम 1 साल में खड़ा कर देंगे, चला देंगे। अब तो चले 1.5-2 साल होने को आ रहे हैं। तो अगर आपने भी यही कहना है कि जी ये व्हाइट एलिफेंट हैं, ये हम चला नहीं सकते, हम इनको मजीद सब्सिडीज नहीं दे सकते मजीद, तो फिर फर्क तो कोई भी ना हुआ ना। फिर इसका मतलब सभी एक जैसे हैं, सबके इश्यूज एक ही जैसे थे। नहीं, आपके भी वैसे ही हैं। हमने तो आपको सोल्यूशन नहीं देखिए ना आदिल, हमने तो आपको सोल्यूशन दे दिया ना। हम तो आपको स्टील मिल का सोल्यूशन करके बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि मजीद 55 अरब बंद स्टील मिल को नहीं हम चला सकते। हम आपको इसको ठीक करके बताएंगे। 9,000 मुलाजमीन, 9,500 मुलाजमीन आपने निकाल दिए हैं, और मजीद 55 अरब ना देने पड़े, तो ये सोल्यूशन है आपके पास। तारड़ साहब, योर टेक ऑन। आपका डिस्कनेक्ट हो गया था उस वक्त। जी मैं सिर्फ एक बात करती हूँ, फिर बता देना अगर हम इसका सोल्यूशन ना करें, गोल्डन हैंडशेक ना दे, 27 लाख ना दें, इसका 15 कंपनियां जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं उनका सोल्यूशन ना निकाले, तो आप मुझे बताएं क्या करें? अपनी जेब से 55 अरब दें, ये तो आपके और मेरे टैक्स के पैसे से ही कटेगा ना। बिल्कुल ठीक है। तो ये पहले ही दिन कह देना था कि जी हम आएंगे तो इनके एम्प्लॉयज को निकाल देंगे, स्टील मिल को बंद कर देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे। अल्लाह खैर, नहीं निकाल नहीं रहे, गोल्डन हैंडशेक दे रहे हैं, बंद पड़ी हुई थी, बंद पड़ी गए ना जी। चलें ठीक है, नुकसान ठीक है। तारड़ साहब, कि हम जब छोड़ के गए थे, ग्रोथ जो थी 5.8 पे थी, 6.4 पे प्रोजेक्टेड थी। आपकी जो महंगाई थी वो तकरीबन 5% पे आ गई थी, वो 4% पे प्रोजेक्टेड थी। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो थी उसका रेट लोअर सतह पे चला गया था। ये 2 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ है? कोरोना से पीछे आप चले जाएं, असद उमर साहब को 15 साल एज अ पोस्टर बॉय फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल, फॉर इकोनॉमिक चेंज एंड फॉर प्रॉस्पेरिटी पेश किया गया। उन्होंने आके इकोनॉमी को डुबोया, अब कोरोना उनके हाथ में दे दिया है। तो मुझे ये बताइए कि जब पीएसडीपी में एलोकेशंस होती थी और रेलवे को खसारे से बाहर निकालने के लिए 27 अरब की एलोकेशंस की गई,
और ख्वाजा साद रफीक साहब ने हैंड्स ऑन उसको लिया, तो अब रेलवे की क्या कारकर्दगी है। और ये जो बात ऑरेंज ट्रेन की कर रही हैं, हमने 90 अरब के अंदर 3 मेट्रोज बनाई हैं, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर। ये वो लोग हैं जिन्होंने 12,000 अरब का कर्जा लिया है और एक ईंट नहीं लगा सके। इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी इस मुल्क के अंदर वो डेवलपमेंट ड्रिवन थी, वो डेवलपमेंट लेड ग्रोथ थी, जिसके अंदर आपका सीपैक शामिल था। 64 अरब डॉलर का जो है वो पैकेज आपको मिला। आपने देखा कि आपकी जितनी परचेजिंग पावर पैरिटी थी वो बढ़ गई। सर महंगाई सर अभी देखिए ना, अब दोबारा स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रहते हैं ना। मैं ठीक है, आप ग्रोथ वाली बात पर अपना आर्गुमेंट देंगे, वो अपना आर्गुमेंट वो फिर आपको कहेंगे, आप उनको कहेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं हल क्या है। स्टील मिल रियलिटी तो है ना, अब उस रियलिटी से आंखें तो नहीं चुराई जा सकती। हो सकता है इनके टॉल क्लेम्स जो है अप टू द मार्क नहीं रहे, नहीं एग्जैक्टली नहीं रहे, लेकिन अब इसका हल क्या है। अब तो गवर्नमेंट अगर निकलती है इस चीज से तो निकलने देना चाहिए ना। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो इस पर मजीद डिस्कस करेंगे और कुछ और अहम मामला भी डिस्कस करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। तारड़ साहब जरा क्विकली अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कीजिएगा ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे। जी, उन्होंने कहा कि हम यही कर सकते थे फिलहाल इन हालात में जो हमने किया है, और फिर जो है वो इसको हम ऑपरेटर हम नहीं बनेंगे, हम चलवाएंगे किसी से सिर्फ ऊपर बैठकर हम, और जब देखेंगे सिचुएशन ठीक होगी तो तब प्राइवेटाइज कर देंगे। आदिल, एक मेरा एक और सवाल भी साथ शामिल कर दे तारड़ साहब से। बताइए जी, बताइए जी जी, सवाल जरा तारड़ साहब से ये पूछिएगा। मेरी बहन शर्मिला फारूकी पीपल्स पार्टी के इस प्रोग्राम में बैठी हुई है। इनके वालिद जो थे उस्मान फारूकी साहब, वो स्टील मिल के जो है वो चेयरमैन थे। तो जो इनके सैफ रहमान, कमीशन वाले सैफ रहमान थे PMLN के, इन्होंने शर्मिला फारूकी के खिलाफ, इनके चचा के खिलाफ, इनके फादर उस्मान फारूकी के खिलाफ स्टील मिल के अंदर और उनके लॉकर के ऊपर रेड भी बनवाया। और एज चेयरमैन ऑफ द स्टील मिल उस्मान फारूकी साहब, जो शर्मिला फारूकी साहब के फादर थे, उनके खिलाफ पूरा रेड केस बनवाया, इनके लॉकर के ऊपर रेड किया। तो आज जो वो हैं, मुझे जो पट्टी बढ़ाई जा रही है कि स्टील मिल को हम ना इस तरीके से चलाएं, हम तो गोल्डन हैंडशेक भी दे रहे हैं और हम वर्कर्स का भी रख रहे हैं, 27 लाख रुपए भी दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आज हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बजाय ये शर्मिला फारूक और इनके फादर, उनकी पूरी फैमिली के ऊपर इन्होंने विक्टिमाइज किया था। क्या ये सैफ रहमान का उस बात का स्टील मिल के ऊपर जवाब देंगे PMLN स्पोक्स पर्सन? चले मैं तारड़ साहब से इसका जवाब लेता हूं। तारड़ साहब मौजूद है हमारे साथ? जी, मुझे अब मैं भी ज्वाइन। गो अहेड, आपने सवाल एक और एडिशनल उन्होंने दे दिया आपके लिए। जी प्लीज। जी तारड़ साहब। जी सॉरी, मैं सुन नहीं सका था, बड़ा लंबा सवाल था। उन्होंने कहा कि शर्मिला साहबा बैठी हैं, उनकी फैमिली का दायरा एक बैकग्राउंड है इस सारे केस के अंदर। उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत एहतसाब कह रहा हूँ, क्या नाम था उनका, एहतसाबुर रहमान के नाम से मशहूर थे, तो सैफुर रहमान साहब, हाँ सैफुर रहमान साहब। वो आजकल एहतसाब अकबर और एहतसाबुर रहमान, ये इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है सारा। तो मुझे ये बताइएगा कि ये कहते हैं कि आप तो खुद डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं इस मामले में, और अब हम जब उनको लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं और फिर इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाना चाह रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, जो इन्होंने सैफुर रहमान साहब की बात की, देखिए 90 की दहाई के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद दोनों पार्टीज ने बड़ा मैच्योरली एक्ट किया और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। और मुशर्रफ दौर के अंदर जब नैब लॉज आए और जिला वतनी के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, तो उसके बाद आपने देखा कि बड़ा पीसफुल ट्रांजिशन हुआ 2008 में और फिर 2013 में दोनों गवर्नमेंट्स का। तो माजी में जो हुआ, ऑब्वियसली उसको हम ऑब्वियसली कंडेम भी करते हैं, और जिस तरीके से दोनों पार्टीज ने मामले को आगे लेके चला, मैं समझता हूं कि तारीख से सीखना चाहिए। अब बारी इनकी आई है। आज जहांगीर खान तरीन साहब बगैर तो आप कंडेम करते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि इनकी फैमिली के साथ ज्यादती की थी सैफुर रहमान साहब ने और आपकी पार्टी ने? ताली दोनों हाथों से बचती है। उस दौर में दोनों गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट में आता था 90 की दहाई, इंतकामी कार्रवाइयां होती थी उसमें, बिल्कुल होती थी। बट हैविंग सेड दैट, दोनों पार्टीज ने बड़ा कुछ सीखा, और मैं समझता हूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बहुत बड़ा माइलस्टोन था इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। हैविंग सेड दैट, ये अभी भुगतने की बारी इनकी आई है। आज कोई ECL में नाम नहीं डाला गया। आज सुबह लंदन गए हैं एक साहब, यहाँ से कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चली, किसी ने नहीं पूछा कि भाई 200 अरब का आप पे चीनी के डाके का इल्जाम है। उनको लंदन जाने दिया गया है, वो हुकूमत को ब्लैकमेल भी करते हैं। किन की बात कर रहे हैं आप? जहांगीर तरीन साहब की? लंदन चले गए हैं, पता नहीं आपको इतला है? तरीन साहब की बात कर रहे हैं आप?
तरीन साहब की बात कर वो रहा तो हूँ, कह रहे लंदन मैं इलाज करवाने गया हूँ अपना, उन्होंने ट्वीट किया है। जी वो जरूर इलाज कराने जाएं, मगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहाँ थी? वो नामजद मुलजिम है। सर आपकी पार्टी लीडरशिप पे भी तो केसेस हैं, वो भी लंदन चले जाते हैं, आ जाते हैं, ये तो इस मुल्क का कल्चर है। मैं यही तो कह रहा हूँ, पहले सैफुर रहमान साहब एहतसाब कर रहे थे तो वो उनको एहतसाबुर रहमान कहते थे, अब शहजाद अकबर साहब एहतसाब की तरफ हैं, एसेट रिकवरी यूनिट, तो ये उनको एहतसाब अकबर, ये तो हमारे कल्चर है। ये तो जब आप हुकूमत में होते हैं और स्टांस होता है, ऑपोजिशन में होते हैं और स्टांस होता है, मुल्क की पैसा लुटे जा रहा है, तबाह हुए जा रहा है, ये तो कल्चर है, निकल जाते हैं सर, इसमें कोई मसला नहीं है। आप बिलियन ट्री सुनामी से शुरू हो, जिसकी पार्लियामानी कमेटी आज तक नहीं बनने दी गई। आप मालम जब्बा से शुरू हो, आप खुसरो बख्तियार साहब के असासों में 400 गुना इजाफे से शुरू हो, आप 23 फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स जहां पे कहा जाता है कि इन अकाउंट्स के बारे में पूछा ही ना जाए कि ये इसमें अच्छा, कहां से ओके, चलें, मुझे तारड़ साहब जरा ब्रीफ बताइएगा, मैंने फिर आगे बढ़ाना डिस्कशन को। हल क्या था स्टील मिल का, क्या करना चाहिए था इन्हें? 4 चीजें गिनाई, उसके बाद आप आ जाएं ये आटा और चीनी चोरी के ऊपर, इसको ब्रश अंडर द कारपेट कर दिया गया और हम सारे मुतमईन हैं कि जी कोई बात नहीं। किल्लत वाले साल में वजीर आजम ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, वजीर आला पंजाब ने इस पे सब्सिडी दी, 200 अरब रुपए ये लोग खा गए, मगर ईसीएल में नाम नहीं डाला जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। खुसरो बख्तियार साहब को बकायदा एक अच्छी मिनिस्ट्री। आपका आर्गुमेंट क्या है? आप क्या कह रहे हैं? अगर तरीन साहब गए बाहर अपना इलाज कराने तो इन्होंने निकाला है उनको, ये कह रहे हैं आप? वो कब वापस आएंगे उनको पता है। उन्होंने यहाँ इनको ब्लैकमेल किया, कभी एमपीएस के साथ तस्वीरें खिंचाई कि ये पंजाब हुकूमत में गिरा। इसका जवाब मैं ले लूंगा इनसे। अब मुझे बताएं कि हल क्या है आपके नजदीक? क्या हुकूमत ये ना करती तो क्या करती स्टील मिल के लिए? पे ऑफ करना कोई हल नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनको सीखनी होगी। सही है। अगर आप 9000 बंदे को इस तरह घर भेज देंगे, आपने बेरोजगारी में इतना इजाफा किया है, आप एक प्रोफेशनल बोर्ड लेके आते, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसकी बेहतर करते, देखते कि इस पे एट द फर्स्ट इंस्टेंस इस पे ब्रेक इवन पे कैसे पहुंचा जा सकता है, इसको ब्रेक इवन पे लेके आते। किसी को ले ऑफ करना, घर भेजना, ये कोई पॉलिसी नहीं है। आपके पास हर तरह के रिसोर्सेज मौजूद हैं, आप रिसोर्सेज डाइवर्ट कर सकते हैं। आप कहीं से आपकी चले टैक्स कलेक्शन कम थी मान लिया, मगर खुदारा आप लोगों के पास आपका पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री मौजूद है, प्लानिंग मिनिस्ट्री मौजूद है, कंसल्टेंट्स मौजूद हैं। तो आपने इन इतने लोगों को बेरोजगार करने से पहले सोचा तक ना। और ये जो एहतसाब वाली बात है, इसका जवाब जरूर लीजिएगा कि ये 8-10 केसेस हैं, अभी तक एक कॉल ऑफ नोटिस भी इशू नहीं किया गया। और चीनी वाले मामले पे जहांगीर तरीन साहब को मुल्क से फरार करा दिया गया है, उनका एहतसाब कौन करेगा? आप कह रहे हैं इन्होंने फरार कराया? 100%। ओके, चले ठीक, राइट, पॉइंट टेकन जी, पॉइंट टेकन। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। हसनैन मिर्जा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मिर्जा साहब, आज आपने भी जो है वो सिंध असेंबली में स्पीच की और मुझे एक चीज नहीं समझ आती। अब हम उस दिन एनसीओसी में भी थे, हम देख रहे फेडरल ने कहा हमने प्रोविंसेस को ये सब इक्विपमेंट्स दिए हैं, पीपीईज दिए हैं, किट्स दिए हैं, सारा कुछ दिया है। डॉक्टर्स हुकूमतों के पास वो जाती हैं चीजें, सूबाई हुकूमतों ने आगे हॉस्पिटल्स को देनी है, सब कुछ करना है, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्लेंट्स का सिलसिला नहीं रुकता। कराची से लेकर पेशावर तक डॉक्टर्स कंप्लेन करते दिखाई दे रहे होते हैं, जो नर्सेज हैं कंप्लेन कर रही होती हैं, जो मेडिकल स्टाफ है वो कंप्लेन कर रहा होता है। अभी पिछले हफ्ते ही एबटाबाद के अंदर नर्स ने जो है वो उन्होंने एक वीडियो बना के अपनी जारी की। तो और भी सूबों से, शहरों से इस किस्म की खबरें आ रही होती कि जी हमारे पास नहीं है। आज आपने भी डॉक्टर्स की बात की है। सिंध तो अपना भी सामान इंपोर्ट कर रहा है, फेडरल भी दे रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के पास वहां पर फैसिलिटीज या वेंटिलेटर्स या किट्स वगैरह नहीं है अवेलेबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अब्बासी साहब, आपने इस इशू पे हमें लिया। देखें, एक कहावत है कि रब को तो हमने नहीं देखा बट उसकी कुदरत से उसको पहचाना। तो जो हम मीडिया पे इतने टाइम से हम सुनते रहे कि सिंध हुकूमत ने लीड ली है हर कोरोना रिस्पॉन्स की एक्टिविटी में या कोरोना रिस्पॉन्स की पॉलिसी में, और इतनी वाह वाह हमने सुनी है मीडिया चैनल्स पे, जब आज आप देख रहे हैं कि इसी सूबे में सिंध में जब हमारे डॉक्टर्स, जिनकी अक्सरियत गवर्नमेंट डॉक्टर्स की, एक ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सूरत में जब निकल कर एहतजाज करते हैं अपने बुनियादी हकूक के लिए, और एहतजाज वो करके मांग रहे कि उनके मुतालबों पर अगर एक नज़र दोहराई जाए तो सच बेसिक चीज़ें, एक रिस्क अलाउंस जब आप उनको मौत के मुंह में आप छोड़ रहे हैं। इधर असेंबली में तो आज हमने सलूट करके खराजे अकीदत उनको पेश कर दी कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हम उनके साथ उनको सपोर्ट करते हैं। बट जब सपोर्ट करते हैं तो अमली तौर पे कम से कम उनको वो रिस्क अलाउंस भी तो मिलना चाहिए, या कम से कम वो पीपीई किट्स। मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जब ऑपोजिशन ने नेशनल असेंबली में इसी पार्टी की लीडरशिप में जब उधर तकरीरें की तो ये दावे किए कि जब आप जंग लड़ते हैं तो अपने फौजियों को बगैर गोलियों के आप नहीं भेजते, फौजियों को बगैर बूट्स के नहीं भेजते।
तो मैं उन्हीं की हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि सिंध में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए जब आपने डॉक्टर्स और नर्सेस को बगैर पीपीई किट्स के आप भेजेंगे तो नतीजा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कहाँ पे आप स्पेसिफिक बताएं ना, ये कि इन एरियाज में पीपीज नहीं अवेलेबल डॉक्टर्स के पास, क्योंकि यही शिकवा सूबे वफाक से करते हैं, वफाक सूबों को कहता है हमने दे दिया, और जब ग्राउंड पे देखो तो फिर कंप्लेन्स ही कंप्लेन्स होती हैं। आपको स्पेसिफाई करें, ये आइडेंटिफाई करें ये एरियाज हैं जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कल किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यकीनन सारा डेटाबेस है उनके पास हर हॉस्पिटल में, और डेली ये रिक्वायरमेंट मूव होती रहेगी, डेली रिक्वायरमेंट ये शिफ्ट होती रहेगी, कुछ इन्वेंट्रीज आएंगी और कुछ कंज्यूम भी होंगी। हमारे पास बदील सिविल हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो तकरीबन 750 मास्क की हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। अब वो एक दिन अगर आती है और दूसरे दिन नहीं आती तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। शर्मिला साहब, राइट, पॉइंट टेकन सर। अब देखें शर्मिला साहब, यही सिंध वफाक को कह रहा होता है, ऑपोजिशन है ना सिंध भी एक लिहाज से वफाक को लगता है कि जी ये सियासत हो रही है, वफाक कहता है सिंध सियासत या सूबे सियासत कर रहे हैं। अब इधर आपकी ऑपोजिशन जो है, जो जीडीए है या दूसरी ऑपोजिशन है, अगर वहां पर कोई रुकने असम्बली बात करें तो आपकी हेल्थ मिनिस्टर उनके लिए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। नुसरत सहर अब्बासी के खिलाफ उन्होंने कहा। अब ये मिर्जा साहब बता रहे हैं कि जी हमें भी कंप्लेंट्स हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो उनके पास पीपी किट्स नहीं है। तो ये तो फिर प्रेशर आपको भी फील करना पड़ेगा ना, जो आप वफाक को कहते हैं हमें नहीं मिल रहा, अगर आपको सिंध में मिल रहा है तो आप सिंध में कितने लोगों को दे रहे हैं? देखिए अब्बासी साहब, मैंने कभी ये बात नहीं की कि इस वक्त जो हमारा हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है पूरे मुल्क में, जो एक तबका है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। देखिए इस वक्त भी सिंध के अंदर जो शरह अमवात है वो 1.7% है, और जो ट्रेजेक्ट्री रेट है वो 20% है। अगर आप पूरे सिंध में पॉपुलेशन के तनासब से लें तो अगर ये 20% ट्रेजेक्ट्री रेट रहा तो तकरीबन 1 करोड़ के लगभग लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। दिस इज द प्रोजेक्शन। और अगर 1.7% डेथ रेट आ रहा है तो 17 लाख लोग, खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक, हो सकते हैं। इसका 5% भी अगर आप ले लें इस 1 करोड़ का, कि अगर क्रिटिकल केयर में चले गए तो 5 लाख लोग हैं। कहाँ से संभालेंगे आप 5 लाख लोगों को? इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। दुनिया का कोई मुल्क, कोई सूबा इस पेंडेमिक के लिए तैयार नहीं था। देखिए डॉक्टर्स को इश्यूज हैं। रिस्क अलाउंस की बात की, वजीर आला सिंध ने रिस्क अलाउंस अलाउ कर दिया है। उन्होंने बात की कि हमें एक पैकेज दिया जाए, जो लोग शहीद हो रहे हैं, जो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन ड्यूटीज दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वही पैकेज जो पुलिस वालों को, शोहदा को दिया जाता है, वही इनको दिया जा रहा है। लेकिन पीपीईज के हवाले से पंजाब के लोग, डॉक्टर्स को भी इश्यूज हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं, बलूचिस्तान के भी, सिंध के भी हैं। नथिंग इज इनफ, क्योंकि इतनी ज्यादा हेल्थ केयर के ऊपर प्रेशर है, इतने ज्यादा। अब आप देखें हर 24 घंटे में 4-4 हजार केसेस सामने आ रहे हैं, 4-4 हजार। हर 24 घंटे में 50, 60, 80 लोग जो हैं वो लुकमाए अजल बन रहे हैं। ये इस क्रिटिकल हम फेज के अंदर जा रहे हैं, वहाँ यहाँ डॉक्टर्स शहीद हो रहे हैं भाई, डॉक्टर्स की अपनी फैमिलीज इन्फेक्ट हो रही हैं। यू कांट ब्लेम द डॉक्टर्स अगर वो चीख पाए। और डॉक्टर्स पूरे मुल्क में बैठ के एक बात कह रहे थे, सारे तिब्बी माहिरीन ने एक चीज कही कि खुदारा लॉकडाउन कर दो। लेकिन आपकी वजीर आज़म ने कहा लॉकडाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी से बचाना है। और यहाँ आप स्टील मिल के लोगों को निकाल रहे हैं, आप बेरोजगार कर रहे हैं। देखिए आज भी मैं आपको एक बात कहती हूँ, मेरी बात सुनिए, लॉकडाउन नहीं करें। दीज आर अनपॉपुलर डिसीजंस, ये डिफिकल्ट डिसीजंस हैं, ये अनपॉपुलर डिसीजंस है। लेकिन इसके सिवा चारा क्या है मुझे आप बताएं। लेकिन इंडेफिनिट पीरियड के लिए तो नहीं हो सकता ना शर्मिला, उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो जिंदगी के साथ है, चलेगा। देखिए अब्बासी साहब, मैकेनिज्म ये है कि आपको कांस्टेंट सप्लाई देनी है, मास्क की देनी है, सैनिटाइजर्स की देनी है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की देनी है, आपने वेंटिलेटर तैयार रखने। मैं कल सिंध असेंबली के अंदर सुन रही थी, हलीम आदिल शेख कह रहे थे कि जी वो एनडीएमए के पास हमारे पास 400 वेंटिलेटर्स पड़े, जब जरूरत पड़ेगी तो C-180 में हम भिजवा देंगे। हमें जरूरत है, भेजो। वहाँ रख के गोदाउन में क्या कर रहे हो भाई? ओके, ठीक, राइट, ठीक, स्टेट दिस पॉइंट। लेकिन आप मिर्जा साहब अपना बता रहे हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में चीज मैं कहूंगी, आपके मिर्जा साहब बैठे हुए, मैं बड़ी इज्जत करती हूँ उनकी, समझदार पढ़े लिखे इंसान है। मुझे आप एक बात बताइए, सिंध अगर मांगता है पीपीज वफाक से मदद मांगता है, वहां से क्या आता है? जवाब क्या आता है? गवर्नर राज लगा दो, हम सिंध फतेह करने के लिए जा रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं।
खुर्रम शेर जमान साहब बैठ के कहते हैं कि हम तो अस्पतालों में घूम के आए, वहाँ तो एक भी पेशेंट। ओके, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं इसका जवाब ब्रेक के बाद लूंगा। अपना जरताज साहब आपसे भी वो कह रहे हैं हम मदद मांगते हैं तो वो गवर्नर राज जवाब देते हैं, और उधर खुद उनके अपने सिंध के अंदर जो जीडीए के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो डॉक्टर्स के पास शॉर्टेज है पीपीस की और किट्स की। ब्रेक के बाद भी मजीद बात हो। वेलकम बैक। मिर्जा साहब जरा वक्त कम है, क्विकली बताइएगा। उन्होंने कहा कि हाँ ये इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, और वो रिस्क फैक्टर वाली बात पर उन्होंने कहा कि सीएम ने अनाउंस किया हुआ है डॉक्टर्स के लिए। मेरी बहन ने कुछ बातें की हैं। एक तो जो मुतालबात थे वो ग्रांट हेल्थ अलायंस के खुद के थे, तो मैं तो बहुत ही अफसोदा हूँ ये बात सुनकर के। अगर ये इल्जाम लगा रही है कि डॉक्टर्स खुद ही झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं समझता। हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और हमें उनके साथ शाना बिशाना खड़ा होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। इस टाइम पे उनकी डिमांड है कि रिस्क अलाउंस उनको अभी तक मुंतकिल नहीं हुआ है और ना वो सेफ्टी पीपीई किट्स हुई है। और ये बात हुई कि वफाक ने एनडीएमए ने क्या सपोर्ट की है। मेरी इल्तिजा है कि थोड़ी सी तहकीकात कर लें। एनडीएमए की अपनी वेबसाइट पे मुकम्मल डिटेल है, और आपके व्यूअर्स के लिए आगाही के लिए 3 जून कल तक की अपडेट जो थी 287,724 मतलब 2,87,724 KN95 मास्क और मुकम्मल प्रोटेक्टिव सूट्स जो है वो एनडीएमए ने सिंध गवर्नमेंट को मुंतकिल किए थे। मैं और मजीद भी ये कह लूं कि जो सिंध गवर्नमेंट ने खुद करने थे अभी दावा के वेंटिलेटर्स वफाक ने नहीं दिए। आपके पास सिंध गवर्नमेंट के बदीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 11 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। मैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से मैं चला रहा हूं। शर्मिला साहिबा के साथ पहले भी टीवी शो पर बैठकर मैंने ये भी इल्तिजा की थी, असेंबली में भी आज की है। 11 वेंटिलेटर्स हमारे पास गैर फाल हैं। ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। वक्त खत्म हो गया, मैं माजरत चाहता हूं जरताज गुल साहिबा, कम से कम जो वसाइल मौजूद हैं राइट सर, पॉइंट आ गया सर। जरताज साहिबा बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स। वो शर्मिला साहिबा कह रही हैं हम जब कहते हैं इनको मदद करें तो वो कहते हैं गवर्नर राज है इसका जवाब। मेरे ख्याल में कि सिंध हुकूमत अपनी मजीद नालायकी और फेलियर जो 12 साल से उन्होंने पिछले 8 साल का उनका 5 खरब का जो है वो सेहत का बजट था, उन्होंने कहा इस्तेमाल किया। इनका एक ही रोशन चेहरा है डॉक्टर सीमी जमाली, वो भी अपना इलाज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से करा रही है।